फ्रेंच रेवोल्यूशन तक हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर को। अब उसके आगे के जो टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर का प्रश्न आज के इस क्लास से आपके एग्जाम में आने वाला है। मतलब 90% पॉसिबिलिटी है कि सिविल कोड 1804 नेपोलियन बोनापार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, एक छोटे कद का आदमी जिसने पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तहलका मचा करके रख दिया था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उससे टक्कर ले ले। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, कोई भी कंट्री जो अकेले नेपोलियन को हरा सके। इवन कई बार लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाकर भी नेपोलियन को हराने की कोशिश की, लेकिन वो हरा नहीं पाए। हाँ, लास्ट में जाकर के नेपोलियन की कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, उसकी आर्मी वीक हो गई, जिसकी वजह से वो हार जाता है वाटरलू में। तो आइए देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट को आज भी एक अच्छे लीडर के तौर पर क्यों देखा जाता है, और आज भी नेपोलियन बोनापार्ट को उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग याद करते हैं। ठीक है, तो द सिविल कोड ऑफ 1804, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आइए हम पॉइंट्स देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जब आता है फ्रांस में तो वो कौन कौन से चेंजेस लेकर के आता है, और न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट को वो इंट्रोड्यूस कराता है इन सारे चेंजेस से। एक छोटे परिवार का आदमी था, ऐसा नहीं था कि उसके जो फादर थे वो किसी राजवंश से रिलेटेड थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बहुत ही छोटे फैमिली से वो बिलोंग करता था। उसकी लाइफ स्टाइल स्टार्ट होती है, उसकी लाइफ जर्नी आर्मी से, मिलिट्री से, फिर वो धीरे धीरे करके किस तरीके से नेपोलियन में खुद को सम्राट घोषित कर लेता है। कहता है आई एम द किंग और आई एम द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सिविल कोड के बारे में। The changes done by Napoleon Bonaparte, the Civil Code of 1804। 1804 हुई वो साल है जब नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का किंग घोषित किया था। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, और यहाँ स्लाइड पे बहुत सारे जो एनसीईआरटी की पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पर चलेंगे। आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक्स ओपन करके रखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये आ कहाँ से रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ स्लाइड पे भी देखते रहिएगा। सेशन आइए कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिविल कोड ऑफ 1804 का सबसे पहला पॉइंट है एबोलिश्ड सर्फडम। सर्फडम का मतलब क्या हो रहा है? सर्फडम का मतलब होता है गुलामी, है ना। जैसे लोग बंधुआ मजदूर बना करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं सर्फडम। तो जब नेपोलियन आता है तो वो सर्फडम को हटा देता है, पूरी तरीके से गुलामी को हटा देता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिश्ड मोनार्की। आपको पता होगा कि जब रॉबर्सपियरे को हटाया जाता है 1995 में, उसके बाद आता है डायरेक्टरी रूल। तो डायरेक्टरी रूल के थ्रू एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आता है एग्जिस्टेंस में, वो क्या करता है, सबसे पहले डेमोक्रेसी को हटा करके लाता है मोनार्की। मोनार्की क्या है? राजतंत्र, जिसमें एक राजा राज करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर। प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर यानी राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कि हमारी फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी दिया हुआ था, लेकिन अभी नहीं है। उसे 300 में, आर्टिकल नंबर 300 में उसे रख दिया गया है और अब कानून बना दिया गया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स उसे हटा दिया गया। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो वो राइट टू प्रॉपर्टी को लोगों का राइट बनाता है। एक तरीके से लिबरलिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, वो लिबरल अपने आप को दिखाता है कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी के पास रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ बगल में स्लाइड में सारी चीजें चल रही होंगी, वन बाय वन आप देखते रहिएगा, और प्लस एनसीईआरटी की बुक जरूर लेकर के अपने साथ रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है सामंती व्यवस्था। जो सामंतवाद था उस समय पर, जमींदारी प्रथा जो थी, जो 1 by 1 राजा के नीचे नोबल्स होते थे, फिर नोबल्स के जो नीचे है वो बिग लैंड लॉर्ड्स होते थे, फिर उसके नीचे लैंड लॉर्ड्स होते थे, फिर उसके नीचे स्मॉल लैंड लॉर्ड्स होते थे, फिर उसके नीचे पीजेंट होते थे। इसको ही हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। और हर कोई स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की होती है जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। तो फ्यूडल सिस्टम को भी नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है? हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन को इसलिए ही गुड एडमिनिस्ट्रेशन का एक कह सकते हैं, लोग इसलिए उसको याद करते हैं कि वो इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। कि सारे जो चेंजेस आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पर आपको दिखेंगे।
तो उस समय पर नेपोलियन ने 1804 में ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने कर दिए थे। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग चेंज इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसलिए ही उसको माना जाता है कि ही वाज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। एक्चुअली पता है कि नेपोलियन को उसको ये पता था ना कि लोगों को क्या चाहिए मुझसे। सबसे बड़ी बात होती है, एक जो राजा होता है या एक लीडर होता है, अगर उसे अपनी जनता से प्यार चाहिए या जनता का दिल वो जीतना चाहता है या लंबे समय तक सत्ता पर बने रहना चाहता है, तो सबसे जरूरी चीज होती है लोगों के दिलों से जुड़ना। और लोगों के दिलों से हम तभी जुड़ सकते हैं जब हमें ये पता हो कि वो हमसे क्या चाहता है, ना कि हम उससे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बाद में जाकर के हालांकि नेपोलियन क्या करता है कि बहुत टैक्स को बढ़ाता है, सेंसरशिप लगाता है, बाद में वो सारी चीजें आती है, वो डिक्टेटरशिप फिर करने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या करता है, जो लोग उससे चाहते थे नेपोलियन वो देने के लिए तैयार था। दैट्स व्हाई पीपल वर लाइकिंग, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हो गया कि लॉ के सामने हर कोई क्या है, बराबर है, कोई अमीर हो गरीब हो, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, प्रिविलेज नहीं मिलेगा। जैसे नोबल होते थे, राजा होते थे, प्रिविलेज मिलता था, प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो नेपोलियन के टाइम पर ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। अब कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे किसी को लेटर भेजना, ये सारी जो चीजें थी वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर के ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा कह सकते हैं कि मॉडिफाई करना, डेवलप करना, ये सब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने समय पर किया था। इसलिए बोलते हैं कि दीज वर द गुड चेंजेस डन बाय नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी, देखिए कॉमन करेंसी लाने का क्या मोटिव था। कॉमन करेंसी लाने का मोटिव ये था कि फ्रांस है उसमें एक जैसी करेंसी अगर चलेगी तो लोगों के लिए ट्रेड करना इजी होगा, ट्रेडर को लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो क्या करता है कि कॉमन करेंसी को फ्रांस में ले आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेट एंड मेजरमेंट का यूनिफिकेशन। नेक्स्ट है वेट एंड मेजरमेंट। तो वेट एंड मेजरमेंट में भी वो यूनिफिकेशन लाता है। क्या किस टाइप का यूनिफिकेशन लाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे सपोज 1 kg है और उसी 1 kg का जो वेट है वो आप अयोध्या में जाएंगे तो वो 900 ग्राम है। मतलब हमारे यहाँ का 1 किलो उनके यहाँ के 900 ग्राम के बराबर है। या फिर यूं समझे कि हमारे यहाँ का 1 मीटर उनके यहाँ के 90 सेंटीमीटर के बराबर है। एक ऐसा एग्जाम्पल बुक में दिया होगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेट और मेजरमेंट को भी वो यूनिफाइड करता है। तो आपने ये देखा कि सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के गुड एडमिनिस्ट्रेटर होने के सारे सबूत दिखाई देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ आंख उठा करके भी देख दे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है, स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीतियां ऐसी थी कि वो कभी फेल नहीं होती। लेकिन वही है विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि में क्या होता है, 1813 और 1815 इन दोनों में वो 2 लड़ाइयां हारता है, एक बैटल ऑफ लिप्जी और एक बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू में किन कंट्रीज ने उसको हराया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे 1804 सिविल कोड में नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसे चेंजेस लाए जिसकी वजह से फ्रांस नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट दंग रह जाती है और आज भी उसके उन्हीं चेंजेस के लिए याद किया जाता है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कि आखिर ऐसे क्या वजह हुई जिसकी वजह से नेपोलियन को एक टाइम पीरियड के बाद लोग डिसलाइक करने लगे। पहले जहां उसका वेलकम किया जाता था अब वहां से उसे भगाया जाने लगा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से नेता होते हैं जिन्हें हम शुरुआत में सिटीजन जो है या पब्लिक जो है वो पसंद करती है, लेकिन बाद में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है सबका, मतलब काफी समय के लिए कोई भी लोगों के दिलों में नहीं रह सकता। आज कोई नेता है, कल कोई दूसरा होगा, उसके बाद कोई दूसरा होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो जो लीडर है उसने कैसे काम किए हैं और सबसे मेन चीज कि जनता के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा है, उनके काम का, जो भी उन्होंने काम किया है। हो सकता है उन्होंने अपने तरफ से अच्छा काम किया हो लेकिन लोगों को वो पसंद ना आया हो। तो सेम ये चीज नेपोलियन के साथ थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, मैज एंड स्विट्जरलैंड। इन सारे कंट्रीज में स्टार्टिंग में क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मीज का लोगों ने वेलकम किया, बट soon this enthusiasm
कन्वर्टेड इनटू हॉस्टिलिटी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th बोर्ड में कि आखिर ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो लोगों का एंथुजियाज्म था, जो लोग नेपोलियन बोनापार्ट को लाइक करते थे, क्या ऐसे रीजन हो गए कि लोगों का वो एंथुजियाज्म हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया, वैमनस्यता में बदल गया, शत्रुता में बदल गया। ठीक है, रीजन पढ़ते हैं, देखिए। नंबर 1 है इंक्रीज टैक्सेशन। आपको याद होगा कि लुइस 16 ने जब टैक्स को बढ़ाना चाहा था तभी लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो टैक्स को बड़ा इंक्रीज करना चाहता था। अब सेम वही चीज नेपोलियन बोनापार्ट भी कर रहा है, टैक्स को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद नो पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब यहाँ पर है राइट टू वोट से। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं दिया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किसको राइट टू वोट दिया था? प्रॉपर्टी मेन को, नॉन प्रॉपर्टी मेन को, फीमेल्स को या ओनली जेंट्स को? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या? सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब होता है कि चीजों पर रोक लगाना, जैसे न्यूज़पेपर पे रोक लगाना। उस टाइम पे जो भी हाइम्स कंट्री के नेशनलिज्म के लिए लिखे जाते थे उन पर रोक लगाना। ठीक है, तो ये होता है सेंसरशिप लगाना, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना, बैन करना। लास्ट है फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू आर्मी। फोर्स कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है भर्ती करना, रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं उनकी भर्ती तो हो ही रही थी, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री कमांडर था, तो वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, उसे ज्यादा से ज्यादा आर्मी चाहिए थी। आर्मी क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके और पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अपना रूल कर सके। आर्मी ही वो जरिया है जिसके द्वारा नेपोलियन कंट्रीज पे रूल कर सकता था। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया और लोगों को ये सारी बातें पसंद नहीं आई। तो आपको पता है कि जब जनता गुस्सा होती है तो वो अपना गुस्सा नेता पे उतारती है। अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में क्या है, लोग 5 साल का वेट करते हैं, आने दो 5 साल, उसके बाद बताते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो पब्लिक बेसिकली कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन लोगों का गुस्सा था नेपोलियन के लिए। तो इससे होता ये है कि कोई अकेले कंट्री नेपोलियन बोनापार्ट को हरा नहीं सकती थी। तो 4 कंट्रीज, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों कंट्रीज मिलती हैं और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देती हैं, जिसके बाद वहां से उसे सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया जाता है और 6 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो जाती है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ कब होती है? 1821 में। एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, एंथुसियाज्म जो लोगों का था वो किस चीज को लेकर के था? एंथुसियाज्म लोगों का था सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर के कि नेपोलियन बोनापार्ट इज द हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? अग्रदूत, लीड करने वाला। लोगों को लगता था कि लिबर्टी ले आएगा कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन नेपोलियन क्या लेकर के आ रहा है? इंक्रीज टैक्सेशन, नो पॉलिटिकल फ्रीडम, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू आर्मी। तो लोगों को जो लगता था वो हो नहीं रहा है, तो लोगों का गुस्सा ऑब्वियस चीज है कि उस पर उठेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस टाइप के टॉपिक्स चाहिए और हम जो दूसरा सब टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जितने भी ये टॉपिक्स हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलो, थैंक यू। और जो वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पहले की वीडियोस नहीं देखेंगे आपको आगे के टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उसमें चले जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास।